नमस्कार। तो आज का सेशन हम यहाँ पे NCTE देखेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है उसका सेकंड यूनिट के अंतर्गत ये टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हमने काफ़ी टॉपिक जो है ऑलरेडी कवर अप कर चुकी हैं। इसके बाद जैसे हमारा लगातार ये सेशन चलता ही रहेगा। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। मैं बता दूं इसके बाद ही कि जैसे आप लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, बरेली में हैं, दिल्ली में हैं, या फिर किसी भी विश्वविद्यालय से आप बीएड फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये सहायक रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर टीचिंग कोर्सेज कर रहे हैं, कोई भी कोर्सेज हो सकता है, ठीक है, चाहे वो बीएड हो चाहे वो और कोई भी हो, अगर आपका सिलेबस इससे मैच करता है तो डेफिनेटली आपके लिए सहायक होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बारे में, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की। तो इस परिषद की स्थापना जो है वो 1973 में की गई थी। NCTE की जो स्थापना की गई थी वो 1973 में की गई थी। दिसंबर 1993 में संसद ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट 1993 पास कर उसे संवैधानिक दर्जा दिया और 1995 इस एक्ट के अनुसार इस परिषद का पुनर्गठन किया गया। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस परिषद की स्थापना जो है 1973 में किया गया था और दिसंबर 1993 में संसद ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट 1993 पास कर उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया था। और 1995 में क्या हुआ कि 1995 में इस एक्ट के अनुसार इस परिषद का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में इस संस्था के 3 पूर्णकालीन अधिकारी है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और इसके एक सचिव होते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 4-4 वर्ष का होता है, सभी का 4-4 वर्ष का होता है। और इसके अतिरिक्त 52 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से कुछ पदेन होते हैं, शेष क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। ठीक है, पदेन सदस्यों में मुख्य सचिव है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय सरकार का शिक्षा सचिव, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो अध्यक्ष होते हैं, NCERT के निर्देशक, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का निर्देशक भी शामिल होते हैं, CBSE का अध्यक्ष और योजना आयोग के परामर्शदाता, साथ ही साथ में वित्त सलाहकार और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अर्थात AICTE का सेक्रेटरी और क्षेत्रीय कार्यालय अध्यक्ष इसमें महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मनोनीत सदस्यों के मुख्य सदस्य कौन कौन से हैं। तो 3 सदस्य जो हैं वो संसद से मनोनीत होते हैं और 3 सदस्य प्राथमिक, माध्यमिक और प्रसिद्ध शिक्षा संस्थाओं से मनोनीत होते हैं। और साथ ही साथ में 9 सदस्य प्रांतीय सरकारों में प्रतिनिधित्व करने वालों में से 13 सदस्य विभिन्न स्तर की शिक्षा विशेषज्ञों में से शामिल होते हैं। अब इन मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 2-2 वर्ष का होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। बात किया जाए कार्यालय की, तो कार्यालय के बारे में देखा गया है कि इस परिषद का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं और समितियों के कार्यालय उत्तरी जयपुर में, दक्षिणी बेंगलुरु में, पूर्वी भुवनेश्वर में और पश्चिमी जो है वो भोपाल में है। यह परिषद अपने कार्यों का जो संपादन इस क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से एवं सहयोग से करती है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ में बात किया जाए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उद्देश्य एवं कार्य की, तो देखिए यहाँ पे कि वर्तमान में इस परिषद के उद्देश्य एवं कार्य निम्नलिखित है। कौन कौन से उद्देश्य एवं कार्य हैं, तो शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों एवं UGC एवं विद्यालयों को सलाह देना। क्या कार्य है इसके कि वर्तमान में इस परिषद के उद्देश्य एवं कार्य निम्नलिखित है। कौन कौन से कार्य हैं कि शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों एवं UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एवं विश्वविद्यालय को सलाह देना इसके मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ में सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए मानदंड भी निर्धारित करना इसके महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। क्या कि सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए मानदंड तैयार भी करती है। साथ ही साथ में सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना और साथ ही उनके वेतनमान निर्धारित करना भी इसके अंतर्गत आता है। किसके, NCTE के अंतर्गत। यहाँ पे क्या बताया गया कि सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होती है कि हाँ आपकी जो है एक शिक्षक की इतनी योग्यता होनी चाहिए, और साथ ही साथ में ये तो निर्धारित करती भी है, साथ ही साथ में उसके वेतनमान को भी यहाँ पे निर्धारित करती है।
साथ ही में सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संबंधी संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना और समय समय पर नए पाठ्यक्रम निर्धारित करना भी इसके कार्य के अंतर्गत आता है, सभी शिक्षा संस्थाओं के लिए। और सभी स्तर की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना और उनकी चयन प्रक्रिया के संबंध में सलाह देना भी इसके कार्य के अंतर्गत आता है। क्या कि सभी स्तर की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना और उनकी चयन प्रक्रिया के संबंध में सलाह देना इसके कार्य के अंतर्गत आता है। बात किया जाए अगली जो इसकी विशेषता है कि सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए शिक्षण शुल्क कितना होगा, अन्य शुल्क कितना होगा, छात्रवृत्तियों का निर्धारण भी एनसीटीई करती है। किसी भी प्रकार की नई शिक्षक शिक्षा को मान्यता देने से पहले उनका निरीक्षण करना, मानदंड पूरा करने पर मान्यता प्रदान करना भी इसका जो है कार्य के अंतर्गत आता है। क्या है कि किसी भी प्रकार की नई शिक्षक शिक्षा की मान्यता देने से पहले, यानी मान्यता देने से पहले आप निरीक्षण कीजिए कि उस विद्यालय को मान्यता देने योग्य है या नहीं है, मानदंड जो निर्धारित किया गया है वो पूरा करता है या फिर नहीं, इसके बाद ही वो मान्यता भी देगी। साथ ही में सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करना, उन्हें सुधार करने की सुझाव देना और घटिया किस्म की संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति करना भी एनसीटीई के कार्यों के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ में शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों का सर्वेक्षण करना और सर्वेक्षण परिणामों को प्रकाशित एवं प्रसारित करना भी इसके अंतर्गत आता है। अगला जो कार्य है कि देश की सभी शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना। क्या बताया गया है कि देश की सभी शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में समन्वय, आपस में जो है समन्वय स्थापित करना और किसी भी स्तर की शिक्षक शिक्षा के प्रसार में संतुलन बनाए रखना भी इसके कार्य के अंतर्गत आता है। अब शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य एवं नवाचारों के प्रयोग का बढ़ावा देना और साथ ही शोध के स्तर को जो है उन्नत करना भी इसके कार्य के अंतर्गत आता है। और कार्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा के संबंध में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना भी इसके अंतर्गत आता है। क्या कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा के संबंध में लिए गए निर्णयों को प्रकाशित क्रियान्वित करना भी इसके कार्य के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना भी इसके कार्यों के अंतर्गत आता है, यानी व्यवसायीकरण ना हो पाए शिक्षक शिक्षा का, ठीक है, अधिक फीस ना ले पाए कोई कॉलेज या फिर कोई भी संस्थान। अब शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना, नई नई जानकारियाँ प्राप्त करना और उनकी उपयोगी तथ्यों का लाभ उठाना भी इनके कार्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का योगदान क्या है। क्या है कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का योगदान। इस परिषद में आरंभ में अपना कार्य बहुत तेज़ी से शुरू किया और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पूरे देश की शिक्षा संस्थाओं को देखते ही देखते निरीक्षण करवा डाला था। उन्हें मानदंड पूरे करने के नोटिस दे दिए थे और बेकार संस्थाओं को बंद कर दिए थे। ठीक है, परिणाम क्या हुआ कि सभी स्तर के शिक्षक शिक्षा संस्थाओं अर्थात सरकारी और गैर सरकारी की संरचना में सुधार होने लगा था और उसमें प्रयोगशाला और कार्यशालाओं की व्यवस्था होने लगी थी। साथ ही साथ में पुस्तकालयों में स्तरीय पुस्तकें और संदर्भ ग्रंथ बनवाए जाने लगे, परंतु कुछ समय बाद ही यह परिषद भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस गई और नियम बनाने वाली संस्था ही नियमों का उल्लंघन करने लगी। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा कोटेशन था इसके माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया है। सो डोंट वरी, थोड़ा सा भी 2 मिनट अभी और दीजिए, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। क्या हुआ, पहले हमने क्या देखा कि एनसीटीई, जिसका फुल फॉर्म क्या हमने देखा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में हमने देखा कि इस परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1973 में किया गया था और दिसंबर 1993 में क्या कर दिया, संसद ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट 1993 पास कर दिया और क्या कर दिया, संवैधानिक दर्जा उसे दे दिया। और 1995 में हमने क्या देखा कि इस एक्ट के अनुसार परिषद का पुनर्गठन किया गया। इसके अंतर्गत हमने देखा कि 3 पूर्णकालीन अधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और तीसरा क्या होता है, सचिव होता है। इन सभी का जो कार्यकाल होता है हमने देखा कि 4-4 साल का होता है और इसके अतिरिक्त 52 अन्य सदस्य भी हमने देखे थे। ठीक है, और कुछ पदेन होते हैं और इसमें कुछ मनोनीत होते हैं, जिसमें हमने देखा कि केंद्रीय सरकार का शिक्षा सचिव, यूजीसी का अध्यक्ष, एनसीईआरटी का निर्देशन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का निर्देशक शामिल होते हैं, सीबीएसई के अध्यक्ष शामिल होते हैं, योजना आयोग के परामर्शदाता, वित्त सलाहकार और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अर्थात एआईसीटीई के सेक्रेटरी शामिल होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय अध्यक्ष शामिल होते हैं।
ठीक है। इसमें हमने देखा जो मनोनीत सदस्य शामिल किए जाते हैं किसमें NCTE में, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो 3 सदस्य संसद से मनोनीत किए जाते हैं, 3 सदस्य जो है प्राथमिक माध्यमिक और प्रसिद्ध शिक्षा संस्थाओं से सम्मिलित किए जाते हैं, और 9 सदस्य जो है वो प्रांतीय सरकारों में प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, और जिसमें से 13 सदस्य जो है विभिन्न स्तर के शिक्षा विशेषज्ञों में से मनोनीत किए जाते हैं। कार्यालय की बात की जाए तो हमने देखा दिल्ली में है, ठीक है। इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। इसमें हमने देखा था कि उत्तर में जयपुर में है, दक्षिण बंगलोर में है, और पूर्व में भुवनेश्वर में, और पश्चिम में भोपाल में है। साथ ही साथ में हमने देखा कि उद्देश्य एवं कार्य के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो हमने क्या देखा कि विभिन्न पहलुओं को समझना, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को संबंध में केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों, साथ ही साथ में UGC एवं विश्वविद्यालय को सलाह देना इसका मुख्य कार्य है। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि मानदंड निर्धारित करना, शिक्षा के लिए जो है वो मानदंड निर्धारित करना, संस्थाओं के लिए जो मानदंड निर्धारित करना। और हमने क्या देखा कि शिक्षा के लिए, संस्थाओं के लिए शिक्षकों की जो है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना और वेतनमान भी निर्धारित करना इसका मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। और हमने क्या देखा कि जो है पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना और समय समय पर नए पाठ्यक्रम भी निर्धारित करना इसके मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। और हमने क्या देखा कि अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना और उनकी चयन प्रक्रिया के संबंध में सलाह देना। इसके साथ ही साथ हमने क्या देखा कि शिक्षक शिक्षण के लिए शुल्क, अन्य शुल्क और छात्रवृत्तियों का निर्धारण भी करना इसके कार्य के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ हमने और क्या देखा कि किसी भी संस्थान को मान्यता देने से पहले उसको जो है जांच परख लेना, क्या वो मानदंडों पर खरा उतरता है नहीं, इसका भी सर्वे करना जो है इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, NCTE के अंतर्गत आता है। और हमने क्या देखा कि समय समय पर संस्थाओं का निरीक्षण करना, उन्हें सुधार करने के लिए सुझाव देना, घटिया किस्म की संस्थाओं को मान्यता समाप्त कर देना, ये भी इसके कार्य के अंतर्गत आता है। और हमने क्या देखा कि सभी पक्षों का सर्वे करना, देखिए शिक्षक शिक्षा संबंधित सभी पक्षों का सर्वेक्षण करना और सर्वेक्षण परिणामों का प्रकाशित करना और प्रसारित करना। और हमने क्या देखा इसके अंतर्गत, हमने ये भी देखा कि जो है शिक्षा के प्रसार में संतुलन बनाए रखना इसका मुख्य कार्य आता है। और हमने क्या देखा कि शोध कार्य, नवाचारों के प्रयोग को बढ़ावा देना, साथ ही साथ शोध के स्तर में उन्नत करना। और हमने देखा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के संबंध में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना इसके कार्य के अंतर्गत आता है। और व्यवसायीकरण को रोकना इसके कार्य के अंतर्गत आता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना, नई नई जानकारियों को प्राप्त करना और उपयोगी तथ्यों का लाभ उठाना भी इसके कार्य के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ हमने क्या देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का योगदान किस प्रकार से है, तो हमने उस चीज़ को समझने का प्रयास किया है। हमने ये भी देखा कि परिणाम क्या हुआ कि सभी स्तर की शिक्षक संस्थाओं अर्थात सरकारी और गैर सरकारी की संरचना में सुधार होने लगा और उनमें प्रयोगशाला और कार्यशालाओं की व्यवस्था होने लगी। पुस्तकालयों में स्तरीय पुस्तकें और संदर्भ ग्रंथ बनवाए जाने लगे, परंतु कुछ समय बाद ही यह परिषद भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस गई और नियम बनाने वाली संस्था ही नियमों का उल्लंघन करने लगी। तो ये चीज़ें हमने यहाँ तक अभी देखा है। तो ये हमारा NCTE था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। अगला सेशन हमारा जल्द ही।